हेलो बच्चों, जेई मेन चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन। अब देखिए न्यूक्लियाई, मैंने आपको बता दिया बेटा मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले जेई और आने वाले नीट में सीख लीजिए, अपने इतिहास से सीख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं है, जो क्लास में पढ़ाया है उसको पढ़ना है और एनसीईआरटी को फॉलो करना है। 100% पेपर वहीं से मिलेगा। आइए चलिए क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये नीट में भी आ चुका है और ये एनसीईआरटी में गिवन भी है। ये जो क्वेश्चन दिया है नीट में भी आ चुका है, एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो अब देखो बेटा, इन्हें न्यूक्लियर फिजन, आप जानते हैं फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। न्यूक्लियर फिजन, हाई मास न्यूक्लियाई लगभग 236, बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल, ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 236 इंटू कितना? 7.6, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन। डिसोसिएटेड इनटू मिडिल मास 118 8.6। तो अब इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? 2 है, देखिएगा 2 इंटू 118 इंटू, ठीक है, 8 पॉइंट क्या हो गया? 6। करा कि द एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल बाइंडिंग एनर्जी E2 माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या? E1। अब इन दोनों को जरा माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एटॉमिक मास 6C12, ये देखिए 6C12 दे दिया है, एंड दैट 6C13 ये दे दिया है। द रिक्वायर्ड एनर्जी रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम 6C13 इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना। तो रिक्वायर्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो बेटा आप ये जानते हैं कि अगर 6C12 में एक न्यूट्रॉन जोड़ दें तो भैया वह क्या बन जाता है? 6C13 बन जाता है। तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी, कितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी? तो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को निकालने के लिए, ठीक है, यानी बाइंडिंग एनर्जी मतलब वही रिक्वायर्ड एनर्जी को निकालने के लिए, एनर्जी को निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, ये देखिए एनर्जी को निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, मास डिफेक्ट इंटू 931.5 कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कैलकुलेशन। वैसे कंपटीशन के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन कम रहता है, ठीक रहता है, स्मार्ट कैलकुलेशन रहता है, लेकिन तब भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए इस चैप्टर के कैलकुलेशन की आदत बना लीजिए, नहीं तो फिर आप यही कहेंगे छूट गया। अभी टेस्ट में कहेंगे कि आप छूट गया। क्यों छूट गया भैया? जब कैलकुलेशन करना है तो कोई वहां कैलकुलेटर थोड़ी देगा कि छूट गया। तो रिक्वायर्ड एनर्जी, तो मास डिफेक्ट निकाल लें। तो मास डिफेक्ट में ये देखिए एटॉमिक मास इतना दिया, ये पूरा एटॉमिक मास दे दिया। देख लीजिए कितना मास डिफेक्ट हो जाएगा। तो मास डिफेक्ट में द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव ए न्यूट्रॉन, भाई न्यूट्रॉन का भी तो होगा, अच्छा न्यूट्रॉन का भी दे दिया है, देखिए न्यूट्रॉन का भी मास दे दिया है। तो न्यूट्रॉन का भी मास दे दिया है। तो इधर देखिए किसका किसका जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा आपका, मतलब इसको जब मास डिफेक्ट निकालेंगे तो ये देखिए एनर्जी के लिए, एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट के लिए क्या निकालेंगे, इधर देखिए इधर है 12.000 और प्लस ये कितना हो गया 1.00865, ये देखिए 1 हो गया, ठीक है ना, ध्यान से। माइनस 6C13 घटेगा, ये देखिए माइनस 6C13 का मतलब 13.00334, देखिए बहुत कम आएगा ये, और इंटू 931.5 करना है। जब ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। समझ गया ना? मास डिफेक्ट मतलब इसमें से टोटल मास में से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। 3 वाला क्वेश्चन भी देखिए, वही शुरू से कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन ही बना है। करा द एक्सप्लोजन इन द हाइड्रोजन बॉम्ब इज मिक्सचर, ये तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज। तो चलो पहले जरा इसको प्लस कर लेते हैं। तो इसको प्लस करेंगे तो इधर देखिए क्या आएगा 3Li7, ये देखिए 3Li766 प्लस 0N1 प्लस 1H2 प्लस 1H3 इक्वल टू क्या बनेगा 2He4 प्लस 2He4 और प्लस 1H3 और प्लस 0N1। तो देखिए कुछ कट्टम कुट्टम भी हो रहा है, ये देखिए इससे कट गया और ये देखिए 1H3 कट गया, यानी फाइनल रिलेशन क्या गया 3Li6 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4 हो गया, ठीक है, 2He4 हो गया। कह रहा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें भी यही काम करना पड़ेगा बेटा, पहले आपको मास डिफेक्ट निकाल लेना पड़ेगा
और इंटू 931.5 कर देना पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट निकालेंगे। देखिए Li का दिया है, Li का पूरा दे दिया है, 1H2 का भी दे दिया है, बड़ा अच्छा काम किया है, और 2He4 का भी दे दिया गया है, 2He4 का भी दे दिया गया है। तो अब आप एक काम करिए, सबसे पहला काम मास डिफेक्ट निकाल लीजिए। तो मास डिफेक्ट के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मास डिफेक्ट के लिए, मास डिफेक्ट के लिए यहां पे आप ये मास डिफेक्ट के लिए ये देखिए, ये कितना 3Li6 का दे दिया है, 6.01690 हो गया, प्लस 1H2 का भी दे दिया है। 1H2 का देखिए, 1H2 का कितना है, 2.01471। ठीक है, ये हो गया। ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। माइनस, ये देखिए इसके 2 हैं, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस देखिएगा, -2 इंटू 4, माइनस ने इसको डिफरेंस लगाइए, जो बड़े होगा उसके में से छोटे को माइनस कर दीजिएगा, 00388, ये देखो ऐसे हो गया। तो अब टोटल वाले में से इसको माइनस कर लो, ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है इस चैप्टर में, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी पुराना जे में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो करा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ आइसोटोप ऑफ मास m 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई। देखिए 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई में टूट रहा है, जैसे ये देखिए m है, 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई में क्या है, टूट रहा है। एक किस में टूट रहा है, ये देखिए m/3 में टूट रहा है। एक किस में टूट रहा है, m/3 में टूट रहा है। एक किस में टूट रहा है भाई, 3 सिमिलर का मतलब यही तो हो गया, 3 सिमिलर न्यूक्लियाई में ये आपका टूट रहा है। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, अब इनकी स्पीड कितनी होगी, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इनकी स्पीड क्या होगी। तो अगर मास समान है तो इस कंडीशन में क्या, अगर ये टूट रहा है तो इनकी स्पीड भी मान लो ये कितनी हो जाएगी, v। तो फिर कहा जा रहा है कि मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, याद रखो, मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी होगी, मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी होगी, डेल्टा m(c²), ये इन तीनों के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तीनों के काइनेटिक एनर्जी का मतलब 1/2, ये देखिए तीनों काइनेटिक एनर्जी का मतलब 3, 1/2 m/3 v का क्या, स्क्वायर, इसके बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। ये जो मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी होगी भाई, आखिरकार इतनी ही तो, टूटने पे इतनी ही तो एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी होगी वह इन तीनों के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। एक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ m/3 v², तीनों का क्या होगा, ये हो जाएगा। अब क्या है इसमें, देखिए क्या क्या चीजें पूछ रहा है इसमें। पहले 3 से 3 काट दीजिए, ये देखिए v² कितना हो जाएगा, ये देखिए v² क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा m(c²) कितना हो जाएगा, m, या v = कितना हो जाएगा, अंडर रूट c को बाहर कर लीजिए, c को बाहर कर लिया, 2 डेल्टा m कितना हो गया, m हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। चलते हैं 4 के बाद 5वां चलते हैं। 5वां क्या कर रहा है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चा। 5वां क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द nth बोर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, EV/R/2 होता है। आप जानते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, n, और n का पावर कितना होगा, 1। तो बोलो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 का मतलब दूसरा। 5वां हो गया। 5वें के बाद 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया, मास डिफेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज इतना, ये देखिए मास डिफेक्ट इतना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड किलोवाट आवर में दिया है, देखिएगा किलोवाट आवर में दिया है। तो अब देखिए ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण ही है, देखो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। तो अब कितनी एनर्जी होगी, इक्वल टू डेल्टा m(c²), ठीक है। तो इक्वल टू किलोवाट आवर में दे रहा है, तो इसका मतलब आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों भैया, तभी तो किलोवाट आवर में बदलेगा। इक्वल टू डेल्टा m कितना है, 0.4 है, c कितना है 33, यानी 3 × 10⁸ का क्या, होल स्क्वायर, अपॉन कितना हो गया 3600। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 3600 कट गया, 1 × 10⁷ किलो वाट आवर आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये भी देखिए क्लास में डिस्कस किया है। 7वां क्वेश्चन चलते हैं बच्चा लोग। 7वां क्वेश्चन का रहा, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू ½ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192H। देखिएगा ध्यान से,
क्या करा है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद द मास नंबर। तो आपको पता है कि एटॉमिक मास पे रेडियस कैसे डिपेंड करता है, ए पे 1/3। वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, ये देख लीजिए। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, देख लो कौन सा फार्मूला लगाओगे। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192। मतलब 192 के, ठीक है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, थोड़ा लैंग्वेज देखिएगा, मास नंबर, इसका मतलब आपको क्या करना है, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 पे 1/3 कर देना है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, R1/R2 पे क्या कर देना है, A1/A2 कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। मतलब यहां पे R1 जो है R2 का क्या है, 1/2 है। तो 1/2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू 1/2 है। A2 इक्वल टू कितना है, 192 है। A1 पूछ रहा है, तो यहां जब 1/2 रखोगे तो 1/8 हो जाएगा। A1 पूछ रहा है, A2 कितना है, 192। अब 8 से 192 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 होगा, ठीक, सिंपल। आठवां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा, आठवां क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम। तो अभी हमने बताया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास के होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। अब ये देखिए V2/V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2/A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2/A1 की वैल्यू 4/1 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। इसका आंसर कितना होगा, 4। फिर उसके बाद 9वां, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 इज 1.8 फर्मी। देखिएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 इज 1.8 फर्मी। फिर इसमें भी देखो क्या है, R1/R2 इक्वल टू क्या कहा जा रहा है, A1/A2 पे 1/3। तो क्या पूछा जा रहा है, द मास नंबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, R1³ इक्वल टू A1/A2, ठीक है। चलिए R1 कितना है भाई, R1 देखिए 1.8 है, देखिए 1.8 है। R2 कितना है जरा देखिए, मास नंबर, द रेडियस ऑफ ये R2 कितना है, 4 है, ठीक है, ये हो गया उसका होल क्यूब हो गया। चलिए A1 कितना है जरा बताइए, A1 कितना है, 64। आपको A2 निकालना है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा भैया। सॉल्व करने के लिए A2 इक्वल टू क्या करोगे, A2 इक्वल टू, इसको यहां से नहीं, 48 1.2 पे क्यूब, यानी 64/1.2 पे क्यूब, 1.2 पे क्यूब, या 64 अपॉन, ये देखिए 64/1.2, 1.2, ठीक है। इसको कर लीजिए। अब ऐसा 1000 से ऊपर कर लीजिए, 1000 से ऊपर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 64 × 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, 12। ये देखिए 4 से 16 हो गया, और कैसे कट गया, कट ही जाएगा, 4 × 3 = 12, फिर 4 से कट गया, 4 × 3 = 12, फिर 4 कट गया, 4 × 3 = 12, मतलब 1000 अपॉन कितना हो गया, 27। ये देखिए 1000/27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, यानी इसका मतलब क्या भरना है, 27, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 9 क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, लगभग एक क्वेश्चन हर उसमें आए हैं। अब जैसे देखिए बच्चों क्या है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया गया है, न्यूक्लियाई से बचा क्या। अब आप खुद देख लीजिए न्यूक्लियाई से क्या बचा, बताइए क्वेश्चन बना कि नहीं बना। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, कोई क्वेश्चन क्लास लेक्चर के बाहर नहीं है, लेकिन बताओ बच्चों क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बना ना बच्चों। इसलिए क्या है, किसी चैप्टर को हल्के में मत लीजिए, और लगभग देखिए हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, वही हाल नीट में भी होगा, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, उसी फार्मूले से बन रहा है। आर डायरेक्ट क्वेश्चन टू 1/3 से ही बन रहा है, लेकिन आ रहा है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच, एकदम सही कह रहा है। एल इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन कितना, 2π, इसका मतलब पहला सही है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, एकदम सही कह रहा है। न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं,
ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट, सही बात है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, स्पिन डिपेंडेंट करता है। न्यूक्लियर फोर्स आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या करा है, न्यूक्लियर फोर्स आर सेंट्रल, भाई देखिएगा ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये वाली चीज क्या है, गलत लिखा है। हाँ चार्ज इंडिपेंडेंट सही लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, तो इसीलिए डी वाला क्या होगा, गलत होगा, डी वाला गलत होगा। बचा ई वाला, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, सही बात है। देखिए बाइंडिंग एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, देखना स्टेबिलिटी डायरेक्ट, नोट कर लेना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। और दूसरा पैकिंग फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, ठीक है ना। तो बच्चों इसीलिए ई भी सही है, तो ए बी सी ई यानी तीसरा सही है, ठीक है ना। तो ये देखिए 10 क्वेश्चन हो गए आपके, तो इस तरह से न्यूक्लियाई भी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे के भी वीडियो के लिए आप देखते रहिए, ठीक है। लेक्चर को जैसे जैसे आपके पास पहुंच रहा है वैसे वैसे तैयार करते रहिए, ठीक है ना। हाँ तो सारा जैसे जैसे है, जितना जैसे समय मिल रहा है हम लोग को बना दे रहे हैं, क्योंकि क्लास भी लेना रहता है, सारी चीजें तो सब एक साथ नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं या चीजें हो रही हैं तो बच्चे ताकि उसको रिवाइज करते रहें, ज्यादा प्रेशर ना हो, तो उसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।